ठीक है। देखो भाई, परक्यूसिट के मैंने तुम्हें नाम लिखवा दिए कि परक्यूसिट हमारे दो टाइप के होते हैं, जनरल परक्यूसिट और स्पेसिफिक परक्यूसिट, ठीक है ना। देखते रहना भाई, है ना, कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। फिर क्या नाम है, मैंने तुम लोगों को जनरल परक्यूसिट के अंदर 7 परक्यूसिट लिखवाए थे। पहले हम जनरल परक्यूसिट ही करेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लो तुम लोग जनरल परक्यूसिट। मैंने पूरी लिस्ट लिखवा दी थी तुम ढंग से। क्लास इसकी अपलोड भी हो चुकी है ना, क्लास इसकी अपलोड भी हो चुकी है, और बाकी तुम्हारी क्लासें भी तुम्हारे पास है। तो तुम लोग क्लास जो है अपना देखते रहो, सारी अभी तक की सारी क्लासें हैं। तो जो भी कोई प्रॉब्लम आए तुरंत क्लास खोलो और देखो। देखो भाई ज़रा, तो हेडिंग डाल लो तुम लोग जनरल परक्यूसिट। जनरल परक्यूसिट, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ तक का, बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखना ज़रा, जनरल परक्यूसिट के अंदर सबसे पहला जो लिखवाया था मैंने, वो क्या लिखवाया था? जनरल परक्यूसिट के अंदर सबसे पहले मैंने लिखवाया था रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन लिखवाया था। रेंट फ्री अकोमोडेशन होता क्या है वो समझो। देखो, जो रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है वो एक टाइप से हमें, जैसे मैंने तुम्हें अलाउंस में लिखवाया एचआरए में क्या बताया कि एचआरए में मैंने बताया कि मालिक जो है ना वो दे देता है, पैसे दे देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, परक्यूसिट के अंदर वो पैसे नहीं देता, वो फैसिलिटी दे देता है। परक्यूसिट के अंदर पैसे नहीं देता, क्या दे देता है? फैसिलिटी दे देता है। मतलब घर के पैसे ना दे के किराए पे रहने के घर ही दे देगा। यार मेरी हवेली पड़ी है उसमें रह लो, है ना। मालिक तो ऐसी डायलॉग बोलेगा ना कि हवेली पे आ जाना, हवेली की चाबी लेके चले जाना। तो ये वही है, बिल्कुल ये वही, तुम बिल्कुल समझ जाओ कि बिल्कुल वही वाला पॉइंट है कि यहाँ पर उससे वो पैसे वगैरह नहीं ले रहा। क्या है? रेंट फ्री में दे रहा है, फ्री अकोमोडेशन, मतलब फ्री में घर रहने के लिए दे रहा है। तो अब भी देखो, फ्री में घर रहने के लिए दे रहा है तो सरकार के तो पेट में गुड़गुड़ होएगी। सरकार के पेट में दर्द होएगा नहीं होएगा, ये बताओ पहले तो मुझे। सरकार के पेट में दर्द होएगा ना कि यार इसे यो कहें ऊपर खुश है, परेशान क्यों नहीं है ये, तो इस पर टैक्स लगाएगी सरकार। तो देखना इस पर टैक्स कैसे लगता है वो समझना बड़े ध्यान से। इसको इन्होंने बांटा 2 पार्ट में। घर भी तो 2 टाइप का होता है। कैसा? एक हमारे जैसा, एक तुम्हारा महलो जैसा, है ना। हमारा घर ऐसा है कि फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं है हमारे घर में, है ना। तुम्हारे घर में फर्नीचर वगैरह सब कुछ है। तो 2 टाइप का घर होता है, हैं? कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, चलो आ जाओ। तो गलत लिखी स्पेलिंग, FURNISHED, चलो कोई दिक्कत नहीं, TURE लिख देंगे हम। फर्निश्ड, एक होता है फर्निश्ड और एक होता है हमारा अनफर्निश्ड। एक होता है हमारा अनफर्निश्ड, UNFURNISHED, अनफर्निश्ड। पहले फर्निश्ड और अनफर्निश्ड की कहानी समझ लो। फर्निश्ड का मतलब ये है फर्स्ट क्लास सोफे वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, ये मत समझ लेना फर्स्ट क्लास सोफे वगैरह लगे हुए हैं। तुमने देखा घर, ये हो गया तुम्हारा रूम 4 दीवारी का, है ना। जैसे इस टाइम हमारी क्लास पड़ी है 4 दीवारी की, बिल्कुल खाली एकदम, ठीक है ना। यदि मैं सारी बेंचें वगैरह सब हटा दूं तो क्लास बिल्कुल क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। किंतु यदि इसके अंदर एक AC फिट कर दिया जाए, इस रूम के अंदर, इसके अंदर एक अंडरग्राउंड कबर्ड फिट कर दी जाए जिसमें तुम अपने कोट पैंट टांग सको, है ना। और फिक्स फर्नीचर इसके अंदर लगा दिया जाए। फिक्स फर्नीचर, 2 टाइप के फर्नीचर होते हैं, एक तो उठा के इधर से इधर ले जाओ, एक फिक्स रहता है फर्नीचर। फिक्स फर्नीचर लगा दिया जाए, ठीक है ना। यहाँ पर एक बढ़िया सा शोकेस हो, अलमारी टाइप, उसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ रखी हो सजाने वजाने वगैरह की, तो ये भी तो फर्नीचर की कैटेगरी में आ गई। यहाँ पर एक बड़ी सी LED लगी हुई हो 56 इंच की,
जिसमें होल जैसी फीलिंग आए देखने में। तो क्या है, ये फर्निश का पार्ट है। ये कैसा पार्ट है, फर्निश का पार्ट है। यानी कि अकोमोडेशन जो है, अब अकोमोडेशन का मतलब हाउस होता है, ध्यान रखना। तो अकोमोडेशन कैसा है, फर्निश, मतलब उसमें फर्नीचर भी है, चार दीवारी खाली नहीं है। अरे यहाँ पर क्या होगा, अनफर्निश में चार दीवारी खाली है, उनके चद्दर डाल और सो जा, बस यही तो होगा। और फर्निश में क्या होगा, सब कुछ मिलेगा। फर्निश में उसे फर्नीचर से रिलेटेड सारी चीज़ मिलेंगी, ठीक है ना। फर्नीचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती है ना, वो सब इसके अंदर मिल जाएंगी। तो फर्निश और अनफर्निश की तो कहानी सिर्फ ये है, लेकिन कैलकुलेशन पहले अनफर्निश की करनी पड़ती है। कैलकुलेशन पहले अनफर्निश की करनी पड़ती है, तब जाकर फर्निश की कैलकुलेशन आती है। अब समझो, तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए क्या होगा, इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो कैसे आएगी, पहले तुम अनफर्निश की कैलकुलेशन करोगे, जितनी भी कैलकुलेशन हो जाएगी वो अनफर्निश की कैलकुलेशन हो जाएगी। यानी कि वैल्यू ऑफ UNFURNISHED अनफर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड हाउस, उसके अंदर प्लस एक बात बताओ भाई मुझे, तुम चारों तुम ही बताओ, तुम ही है दिमाग, बाकी तो सब ऐसे ही बैठे हैं यहाँ। फर्निश जो होगा वो कितने टाइप का हो सकता है, मतलब कैसे हो सकता है फर्नीचर, फर्नीचर मालिक का हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, फर्नीचर किराए पे लिया हुआ हो सकता है, फर्नीचर किराए पे भी तो मिलता है, फर्नीचर किराए पर भी मिलता है, ठीक है, किराए पे भी लिया हुआ हो सकता है। और फर्नीचर खरीदा हुआ भी हो सकता है, फर्नीचर खरीदा भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि क्या नाम है, फर्नीचर उसका खरीदा हुआ है, मालिक का है, या यदि मालिक का होगा तभी इसे फ़ायदा मिलेगा एम्प्लॉय को, यदि एम्प्लॉय का खुद का है तो इसे काहे का फ़ायदा मिलेगा, पक्की बात है ना। फिर इसे काहे का फ़ायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। मालिक का फर्नीचर है यदि, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे उसका मालिक का खुद का खरीदा हुआ है। मालिक इसे फर्नीचर कैसे देगा, ये नौकर है, ये मालिक है, ये इसके पास गया, उनका घर दो घर, इसने दे दिया इसे घर, इसने कहा फर्नीचर तो फर्नीचर, इसने दे दिया इसे फर्नीचर। तो फर्नीचर ये इसे दो टाइप से दे सकता है, खुद के पैसों को खरीद कर या किराए पर लेकर। समझ में आती है यहाँ तक की बात। तो इसमें जुड़ जाएगी इसकी 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और हायर चार्जेस। इन दोनों में से एक ही काम होगा, यदि उसका खुद का फर्नीचर होगा तो 10% कॉस्ट ले लेंगे उसकी, और यदि वो किराए पे होगा तो उसका हायर चार्जेस आ जाएगा, यानी कि फर्नीचर का किराया, यानी कि उसका हायर चार्जेस। ठीक है, बताओ यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है ना। देखो फिर यहाँ तक तो मैंने तुम्हें बता दिया, ये हायर चार्जेस भी वही पे करेगा, एम्प्लॉयर ही, ये हायर चार्जेस भी एम्प्लॉयर ही पे करेगा, ध्यान रखना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। अच्छा अब और समझो, अच्छा अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तुम्हारा क्या है, इस केस में रेंट फ्री अकोमोडेशन में दो केस हो सकते हैं। पहला, यदि मालिक का घर है और यदि मालिक का घर नहीं है, उसने भी किराए पे लेकर दिया है अपने एम्प्लॉइयों को, है ना, यदि उसका खुद का घर है और उसने भी यदि किराए पर लेकर दिया है, तो यहाँ पर भी दो केस आएंगे अभी तुम्हारे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अनफर्निश की कैलकुलेशन करनी होगी। तो अनफर्निश की कैलकुलेशन करने के लिए मैंने कहा कि पहले फर्निश की कैलकुलेशन तक जाने के लिए अनफर्निश की कैलकुलेशन करोगे, वो आ जाएगी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू आ जाएगी उसके अंदर कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या फिर चार्जेस, दोनों में से एक जोड़ दोगे और यहाँ पर तुम्हारी फर्निश की कैलकुलेशन आ जाएगी, यानी कि फर्निश रेंट फ्री अकोमोडेशन की कॉस्ट आ जाएगी निकल के तुम्हारी। ठीक है ना, उतना ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। परक्यूसिट में मैंने क्या बताया था, परक्यूसिट में एग्जेम्प्ट पोर्शन नहीं कैलकुलेट करते, कौन सा, टैक्सेबल पोर्शन कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, टैक्सेबल। मैंने परक्यूसिट में जब मैंने लिखवाए थे मैंने ऊपर ही बता दिया था, नहीं बताया तो अब लिख लेना ऊपर, वहाँ पर टैक्सेबल पोर्शन आता है हमेशा परक्यूसिट के अंदर। कैसा पोर्शन आता है, टैक्सेबल, हमेशा टैक्सेबल पोर्शन निकलता है। और
एग्जाम्ड पोर्शन हमें टोटल में से घटा के निकालना पड़ता है कि कितना पैसा हमें मिला या कितना पैसे का हमें फ़ायदा मिला। ठीक है, अब आ जाओ तुम लोग। अनफर्निश की कैलकुलेशन होती है तुम्हारी, ये देखो जरा बड़े ध्यान से समझना, इसे यहाँ को लिखते हैं भाई। सबसे पहले ये दो व्यक्तियों के लिए कैलकुलेशन होती है। यहाँ पर भी तो दो व्यक्ति हो सकते हैं। पहला, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और दूसरा राजा आदमी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है ना, कौन है, राजा आदमी, है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वालों के लिए इन्होंने फर्निश की कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या कहा कि भैया बस तुम इतना सा काम करो। क्या, ये तुम्हें क्वेश्चन के अंदर देंगे लाइसेंस फी, LICENCE, लाइसेंस फी। तुम्हें लाइसेंस फी देंगे, बस तुम्हें यही उठानी है। तुम्हें क्या करनी है, यही उठानी है। इसके अंदर तुम्हें लाइसेंस फी देंगे, यही उठानी है तुम्हें, ठीक है ना। एक लाइसेंस फी के नाम से अमाउंट होगी, तो इनके अनफर्निश की कैलकुलेशन आ जाएगी इनके घर की, और उससे जाके उठा के 10% कॉस्ट में हार्ड चार्जेस में जोड़ देना, तो फर्निश की कैलकुलेशन आ जाएगी। बताओ यहाँ तक कि मेरी बात सही है या नहीं है, ठीक है। तो काय की कैलकुलेशन आ जाएगी, बोलो, फर्निश की। अनफर्निश की निकाल के सीधा यहाँ पर 10% कॉस्ट जोड़ोगे फर्नीचर की या फिर हायर चार्जेस, तो काय की आ जाएगी, फर्निश की। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब देखो जरा, अब समझो, अब इससे तो हमारा होगा छुटकारा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ज़्यादा परेशानी नहीं देते, एक अमाउंट दी, काम खत्म। इसको उधेड़ दिया अच्छी तरह से। देखो इसको इन्होंने क्या क्या कहा है, ये ही याद रखना है तुम्हें। एग्जाम में ये आ गया तो ये तो बच्चा भी याद रख लेगा कि ये तुम्हारा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उसकी लाइसेंस भी उठा लेते हैं, कुछ नहीं देखते कुछ भी, इसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ेगा। इस वजह से यही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, यही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, यही तुम्हें ध्यान रखना है। क्योंकि ये तो तुम्हें ध्यान रखने की इतना ज़रूरत नहीं, इतनी तो बुद्धि तो है तुम्हारे पास कि अनफर्निश की कैलकुलेशन के लिए फर्निश पे यदि जाना है तो ये और ये इनमें से एक जोड़ेगा, है ना, इतनी तो है तुम्हें। ये तुम याद रख ही लोगे, मेन पॉइंट है इसका समझो इन्होंने क्या कहा है। अब इसको इन्होंने बांटा दो पार्ट में। अब मुझे ये मत कहना कि पार्ट में से पार्ट खुलते जा रहे हैं, है ना, ऐसी बात मत कहना बिल्कुल भी। तुम्हारे लिए सुंदर सा चार्ट बना रहा हूँ, देखो एकदम। तो पॉइंट क्या है इसके अंदर, ACCOMODATION, अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर। ओन माने क्या होता है, ओनर। ओनर माने मतलब क्या होता है, मालिक, है ना, ऐसे बोलना मालिक, है ना, राजपाल यादव की आवाज़ में, ठीक है। तो अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, यदि घर किसका है, मालिक का। यदि घर किसका है, मालिक का, तब क्या होगा, तब अलग केस बताया, और यदि घर मालिक का नहीं है तब अलग केस बताया। अकोमोडेशन नोट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, that is rental house, that is rental house, यानी कि किराए पे घर है भाई। कहाँ पे घर है, किराए पे घर है। इसका मतलब तो यही है। मैंने अभी तुम्हें एक बात बताई, क्या बताया मैंने, कि दो टाइप से हो सकता है मालिक के पास घर। कैसे हो सकता है, एक तो उसके खुद का हो सकता है और एक उसका किराए पे लिया हुआ हो सकता है। तो उसका खुद का लिया हुआ है तो कैलकुलेशन ये होगी, उसका यदि किराए पे लिया हुआ है तो कैलकुलेशन ये होगी। समझ गए ना। अब देखना जरा, यहाँ तक का दिख रहा है ना साफ एकदम, देखना जरा, यहाँ तक का दिख रहा है ना, फिर ठीक है। अब आ जाओ तुम। तो इसमें इन्होंने क्या कहा वो बड़ी ध्यान से समझने की बात है, ज़्यादा वो नहीं है, 2-3 पॉइंट है बस। क्या है वो देखो, यहाँ पे इसने बोला 15% ऑफ सैलरी और
10% ऑफ सैलरी और 7.5% ऑफ सैलरी। 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी। ठीक है, 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी। इनमें से एक ही उठाना है, लेकिन कौन सा कब उठाना है, क्या देख के उठाना है, वो लिखना बाकी है। अभी आ जाओ, वो लिखना बाकी है। तो यदि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को शॉर्ट में लिख दूं, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यदि, पॉपुलेशन में यहाँ लिख देता हूँ भाई, देखो यदि पॉपुलेशन तुम्हारी 25 लाख से ज़्यादा की है, 25 लाख अबव, यानी कि 25 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है जिस शहर में, मेरठ की 25 लाख से ज़्यादा है नहीं है, ये बताओ, सोचो, 25 लाख से ज़्यादा है नहीं है मेरठ की? होगी, दिल्ली की भी होगी ना, दिल्ली की भी। तो 15% सैलरी तब लेंगे जब पॉपुलेशन वहाँ की कितनी है, 25 लाख से ज़्यादा की। हाँ, कितनी पॉपुलेशन है ये भी देखना है हमें, है ना, ये भी देखना है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा भाई, इतना तो होगा ही। ये काम मैं इसके लिए कर रहा हूँ अभी केवल, जब वो मालिक है, जब वो क्या है, मालिक है। जब वो मालिक नहीं है उसके लिए काम अभी बाकी है करना, अभी इसकी टेंशन मत लेना। पहले ये देखो, 10% ऑफ सैलरी कब लेंगे, 10% ऑफ सैलरी तब लेंगे जब पॉपुलेशन 15 लाख, हाँ 10 लाख से 25 लाख के बीच में होगी, यानी कि पॉपुलेशन तुम्हारी 10 लाख से तो ज़्यादा होगी, 10 लाख से तो ज़्यादा है, और कहाँ तक है, 25, ऐसे लिख देता हूँ, 10 से 25 लाख तक। 10 से तो देखो मैंने एक वो बना लिया, इसमें वर्ग अंतराल बना दिया मैंने इसमें, कि 10 लाख से तो ज़्यादा है पर 25 लाख तक है, 25 लाख से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 25 लाख से ज़्यादा होगी तो ऊपर पहुंच जाएगा। 10 लाख से 25, 10 लाख से अधिक कम है, लेस देन 10 लाख। समझ में आता है ना लेस देन का साइन, मैं लेस देन लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यदि पॉपुलेशन 10 लाख से क्या है, कम, तो वहां पर 7.5%, वहां पर कितनी सैलरी, 7.5%। अभी सैलरी में भी आएगा कि क्या क्या लेना है, जैसे HRA में सैलरी के अंदर आया था तुम्हारा, अभी सैलरी में भी बताएगा कि सैलरी बेसिक सैलरी लेनी है नहीं, DA लेने हैं नहीं, कमीशन लेना है नहीं, बोनस आएगा नहीं, ये भी बात बताएगा वो, ठीक है। लेकिन अभी हमें इस पर फोकस करना है बस केवल। अब देखो, फिर इसने यहाँ पर ये कहा कि क्या नाम है, यदि मालिक का घर है तो 15% ऑफ सैलरी जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा की है, 10% ऑफ सैलरी जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में है, और 7.5% ऑफ सैलरी जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। बताओ, यहाँ तक की बात समझ में आती है? यहाँ तक की बात समझ में आती तो बढ़ूँ आगे, बताओ, चलूँ, आ जाओ। अब तुम्हारा यदि ये है अकोमोडेशन नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, यदि घर मालिक का नहीं है, यानी कि किराए पर मालिक ने अपने क्या नाम है एम्प्लॉय को दे रखा है, ठीक है भाई। तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर इन्होंने कहा कि 2 पॉइंट में से 1 पॉइंट उठा लो जो दोनों में से लोअर हो। क्या इसके लिए इन्होंने कहा कि भैया 15% ऑफ सैलरी, जो भी सैलरी है उसकी 15%, और यहाँ पर इसने कहा रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट तो मालिक ही पे करेगा, दोनों में से क्या, लोअर ऑफ, दोनों में से क्या, लोअर, ये लोअर दिख रहा है यहाँ तक, देखो, दोनों में से क्या, लोअर, वही तुम्हारी अनफर्निश की कैलकुलेशन आ जाएगी। अभी मैं इसे पूरा रिलेट कर दूंगा, टेंशन मत लेना। तो अब देखना, अब तुम इसकी पूरी कहानी समझो, एक साथ बताता हूँ पूरी कहानी। अब तुम्हें जरा सा लगेगा, ये उतारने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा होगा,
देखो रेंट फ्री अकोमोडेशन को बांटा उन्होंने दो पार्टों में। क्या? पहला फर्निश, दूसरा अनफर्निश। तुम देखते चलो, ठीक है ना। इन्होंने बांटा दो पार्टों में, पहला फर्निश, दूसरा अनफर्निश। इन्होंने कहा कि भैया तुम्हें फर्निश की कैलकुलेशन यदि करानी है तो पहले अनफर्निश की कर लो, फर्निश की कैलकुलेशन करानी तो पहले अनफर्निश की कर लो। तो फर्निश के लिए क्या चाहिए? अनफर्निश की वैल्यू प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, और यदि हायर चार्जेस पर है तो हायर चार्जेस ले लेंगे। तो ये इसका तो मैटर हो गया सॉल्व। फिर उन्होंने कहा कि भैया अब तुम अनफर्निश की कैलकुलेशन करो। अनफर्निश की कैलकुलेशन में क्या है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के लिए मैं पहले कैलकुलेशन तो यही करनी पड़ेगी ना, पक्की बात है। तो अनफर्निश के अंदर इसने बोला कि भाई दो पार्ट। कैसे? कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए बोल दिया इसने कि लाइसेंस फी उठानी है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए इसने बोला कि इसके अंदर भी दो पार्ट हैं। क्या? मालिक का घर है या मालिक का घर नहीं है। तो तुम्हें सिर्फ जरा सी बात याद रखनी है। क्या? तुम्हें जरा सी इसमें बात याद रखनी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो लाइसेंस फी उठाते हैं, और यदि फर्निश की कैलकुलेशन निकालनी है तो उसमें फर्नीचर की 10% कॉस्ट या फिर हायर चार्जेस वो जुड़ जाते हैं। मेन पॉइंट तुम्हें ये याद रखना है कि अनफर्निश की कैलकुलेशन के लिए दो पार्ट है हमारा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट कह रहा हूँ, अकोमोडेशन मालिक का है या अकोमोडेशन मालिक का नहीं है। तो यदि अकोमोडेशन मालिक का है तो 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी। 25 लाख से यदि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो 15% सैलरी का, यदि 25 लाख से कम है पर 10 लाख से ज़्यादा है तो 10%, अदरवाइज 7.5%, अदरवाइज 7.5%। ऐसे याद रखो जैसे मैं याद कराता हूँ तुम्हें, है ना। फिर अकोमोडेशन यदि उसका नहीं है तो 15% ऑफ सैलरी, या फिर क्या नाम है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। जो भी दोनों में से लोअर होगा वही क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। वही क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट कह रहा हूँ, सॉरी, वही तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा। वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, लोअर ऑफ टैक्सेबल, लोअर ऑफ टैक्सेबल। क्योंकि यहाँ पर हम टैक्सेबल पोर्शन निकालते हैं, गलती से बोल गया मैंने एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट पोर्शन निकालते हैं हम अलाउंस में, परक्यूसिट में निकलता है टैक्सेबल पोर्शन। क्लियर है पॉइंट? तो बताओ यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? नोट करो। फिर मैं इसकी सैलरी वगैरह लिखवाता हूँ कि इसकी सैलरी में क्या क्या आता है। इसमें ये लाइसेंस फी हमें देगा या नहीं? हाँ, लाइसेंस फी तुम्हें देगा। क्वेश्चन में तुम्हें देखो लाइसेंस फीस भी देगा, तुम्हें पॉपुलेशन भी बताएगा। पॉपुलेशन नहीं बताएगा तो तुम्हें शहर का नाम बताएगा। तुम उस शहर के नाम के हिसाब से सोच सकते हो। यदि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता 4 सिटी का केस है तो 25 लाख से ऊपर ही होगी पॉपुलेशन। इलाहाबाद का केस है 25 लाख से ऊपर ही होगी, पक्की बात है, ठीक है ना। सपोज करो, यहाँ सुनो भाई, यदि ऋषिकेश का केस है, यदि ऋषिकेश का केस है, या मैं कहने लगूँ केस जो दे दिया उसने वो जम्मू और कश्मीर का दे दिया, तो कहाँ पे जाओगे, सबसे नीचे वाले पे पहुँच जाओगे। वहाँ पर इतनी 10 लाख लोग नहीं रहते, वहाँ इतने लोग नहीं रहते, है ना, बड़ी दूर दूर जाके रहते हैं लोग बाग, और बहुत कम रहते हैं। तो वहाँ पर 7.5% आ जाएगा, ठीक है ना। एरिया को बात में सोच के, हाँ पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी। कैसे देखोगे, या तो वो देगा या नाम से, या तो वो देगा या हम नाम से सोच लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो वहाँ पर हमेशा एक सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ तुम्हें। वहाँ पर नीचे क्वेश्चन में लाइन लिखो कि वी आर एज्यूम्ड दैट कि दिस सिटी पॉपुलेशन इज़ नॉट मोर देन इतनी, कि 25 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, 10 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, या मोर देन 25 लाख। तो 15 वाले केस में जाना है तो वहाँ, ठीक है ना। सारा अजम्पशन का खेल है, अजम्पशन कर सकते हैं यहाँ पर हम। यदि उसने कुछ नहीं कहा तो क्वेश्चन कोई सा टीचर नहीं काट सकता तुम्हारा फिर, बिल्कुल भी। करो, चलो नोट करो तुम इसे। ठीक है, हो गया। आओ तो देखो इसमें तुम्हें सिर्फ जरा सी बात याद रखनी है, क्या, कि यदि अनफर्निश की कैलकुलेशन कर रहे हो तो पहले तुम्हें अनफर्निश की निकालनी पड़ेगी। अनफर्निश की करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइसेंस फी है, और नॉन गवर्नमेंट वाले के लिए यदि मालिक का घर है तो 15%, 10% और 7.5%। पॉपुलेशन तुम्हें समझ में आ गई होगी।
25 लाख, 10 लाख से 25 लाख और 10 लाख से कम। और यदि तो ऊपर लोगे, हाँ 25 लाख यहाँ पे लिख लो, 25 लाख एंड अबव, ऐसे लिख लो 25 लाख एंड अबव, यानी कि 25 लाख और 25 लाख से ज़्यादा। ठीक है ना भाई, 25 लाख और देखो जैसे बुक में इन्होंने साइन वगैरह लगा के दे रखे ना, मैंने साइन नहीं लगाया कोई सा भी, बिल्कुल मैंने बिल्कुल शुद्ध अपनी लैंग्वेज में लिखवाया तुम्हें। 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से 25 लाख तक और 10 लाख से कम। और फिर यहाँ पर तुम्हें दे दिया इसने क्या कि यदि घर उसका ना हो, रेंट पे हो, तो फिर तो बिल्कुल ही सिंपल है, क्या 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जो भी दोनों में से लोअर होगा वही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, वही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अब सवाल ये उठता है कि ये सैलरी क्या है, ये जो सैलरी है, ये सैलरी, इस सैलरी में क्या क्या लेंगे, सवाल तो ये उठता है ना। तो तुम इसे पूरा पहले नोट कर लो, कर लिया नोट, आ जाओ नोट कर लिया। तो अब मैं तुम्हें इसके बारे में लिखवाता हूँ कि सैलरी में क्या क्या इसने लिया, क्या क्या लिया भाई सैलरी में इसने, वो देखेंगे। इसी के नीचे ही लिखना नोट में, क्या तुम खुजर बुजर करते रहते हो कान में एक दूसरे के, हैं सैलरी, वो तो मुझे पता है बातों में कौन लगा रहता है, लगाए कौन रखता है। सैलरी में क्या क्या आएगा, देखो सैलरी में आएगा तुम्हारा बेसिक सैलरी, बेसिक पे सैलरी ड्यू बात एक ही है, जो उसकी सैलरी मिलती है जितने को महीना उसे मिलते हैं वो, प्लस आएगा तुम्हारा डीए, प्लस क्या आएगा तुम्हारा डीए, और डीए जो होने चाहिए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए। अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डीए शुड बी अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हैं तो लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई। प्लस कमीशन नहीं है इसके अंदर, हाँ कमीशन है इसके अंदर, अभी लिखवा दो, रुक जाओ, कमीशन बाद में लिखना, अभी पहले डीए और अदर अलाउंस, ऑल अलाउंस। देखो परक्यूसिट की कैलकुलेशन करते समय कोई परक्यूसिट तो नहीं लेते, लेकिन परक्यूसिट के कैलकुलेशन करते समय अलाउंस जरूर ले लेंगे। तो जैसे मैंने तुम्हें एचआरए में लिखवाया था बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कमीशन फिक्स परसेंटेज पर, ऐसे में तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ कि सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी, डीए, ऑल अलाउंस में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कन्वेंस अलाउंस हो सकता है आने जाने का, कन्वेंस अलाउंस आने जाने का है, या सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है वो यहाँ पर आ सकता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ सकता है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस आ सकता है, ऑल, मैंने क्या लिखा ऑल, जितने भी अलाउंस है सारे भर देना इसके अंदर, ठीक है ना। प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा तुम्हारा बोनस, और प्लस आएगा तुम्हारा कमीशन, बोनस जो बोनस मिलता है और कमीशन, ठीक है, बोनस और कमीशन। हाँ ये तुमने बढ़िया पॉइंट पूछ लिया कि कमीशन परसेंटेज में या कैसा, परसेंटेज में हो ना हो ले लेना, चुप रहा वो कमीशन के बारे में, तो कमीशन होना ज़रूरी है, परसेंटेज में हो ये ज़रूरी नहीं है, समझ में आ गई बात। तो यानी कि एचआरए की कैलकुलेशन देखो मैं रिलेट भी कराता हुआ चलूँगा हमेशा, क्योंकि ये पॉइंट याद रखने में एग्जाम में बड़ी कठिनाई हो जाएगा, हाथी से दुश्मनी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि जैसे हाथी से दुश्मनी ले लियो। तो कमीशन एचआरए में तो फिक्स परसेंटेज पर है तभी लेंगे, इसमें हो ना हो ले लेंगे, हो ना हो कमीशन जैसे दिखा तुरंत ले लेंगे इसकी सैलरी की कैलकुलेशन करते समय। बताओ यहाँ तक की बात सही है? तो तुम इससे पहले नोट तो करो।
डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं तो लेना, अदरवाइज क्या कर दोगे, इग्नोर। क्या कर दोगे, इग्नोर। आया समझ में? बताओ भाई, सुर भी आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अमित कोई दिक्कत? चलो, तो सभी को क्लियर हो गया कुल मिला के? आ जाओ। बेसिक सैलरी में तो जो भी सैलरी है वही तुम्हारी आई जाएगी, खैर, है ना। डीए तुम्हारा अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो वैसे को बताता हूँ, डीए हमेशा अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही होते हैं लेकिन उसने बस ये पॉइंट जबरदस्ती अड़ा दिया। एक बात बताओ, मालिक और नौकर का रिलेशन नहीं होगा तो डीए कहाँ से मिलेंगे? समझ में आ रही है बात? तो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन क्या है, बस इन्होंने एक जिद वाली बात है कि यदि जहाँ पर अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है तो लेना, अदरवाइज मत लेना। बस ये रट्टे वाली बात है। और याद तो देखो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, ये तो तुम्हारी मजबूरी है ना। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी मत कहना, ठीक है ना। मजबूरी का नाम तुम ही हो फिलहाल। चलो, तो हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन पूरा हो गया। अब मुझे तुम एक जना रेंट फ्री अकोमोडेशन पूरा सुना दो। अब तक अब मैंने जो लिखवा दिया, रेंट फ्री अकोमोडेशन पूरा बता दो। बताओ भाई सुरभि, तुम बताओ, तुमने तो ताज़ा ताज़ा समझाया, समझ में आया होगा। बताओ भाई, सुरभि से पूछेंगे हम तो, बताओ। हाँ चलो तुम बता दो। उसमें दे रखा है एक फर्निश्ड है और एक अनफर्निश्ड है। हाँ। फर्निश्ड है उसमें हमें एक तो हाउस रेंट अलाउंस लेना है ना, उसकी अमाउंट लेनी है, या 10%। गलत बोल रहे हो, हाउस रेंट अलाउंस कहाँ से अटक गया इसमें? हम तो पर की सीट की बात कर रहे हैं। अनफर्निश्ड अमाउंट, अनफर्निश अमाउंट लेनी है और फर्नीचर की कॉस्ट ले लेंगे या फिर हायर चार्जेस ले लेंगे। आगे फिर अनफर्निश्ड में नॉन गवर्नमेंट अनफर्निश्ड और गवर्नमेंट फर्निश्ड। गवर्नमेंट वाले फर्निश को मारो गोली। याद करने का तरीका देखो कैसे करते हैं, याद करने का तरीका देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। याद हमेशा एक 2 के टेबल की तरह करना चाहिए। कैसे? ऐसे याद रखो तुम कि रेंट फ्री अकोमोडेशन की कैलकुलेशन में तुम्हारे 2 पार्ट हो जाएंगे। मनी मन में चार्ट बन जाना चाहिए तुरंत ही कि पहला होता है हमारा अनफर्निश, दूसरा होता है हमारा फर्निश। अनफर्निश की यदि कैलकुलेशन करेंगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइसेंस फी आ जाएगी, नॉन गवर्नमेंट के लिए 2 केस आ जाएंगे। पहला घर मालिक का है या घर मालिक का नहीं है। अपनी लैंग्वेज में याद करो ना, मैं कब कह रहा हूँ एक्ट की लैंग्वेज याद करो। घर मालिक का है या घर मालिक का नहीं है। यदि घर मालिक का है तो 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी। ठीक, 15% कब लेंगे? जब पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा हो या 25 लाख हो। 10% कब लेंगे? जब 25 लाख से कम हो, और जब 10 लाख से भी कम हो तब 7.5%। क्लियर? ये ले लेंगे। तो यहाँ से तुम्हारी अनफर्निश की कैलकुलेशन आ जाएगी। उठा के फर्निश की कैलकुलेशन निकालनी तो क्या करोगे? उसमें 10% कॉस्ट फर्नीचर की या फिर हायर चार्जेस जोड़ देंगे, हायर चार्जेस जोड़ देंगे। अच्छा, अब यदि घर मालिक का नहीं है तब क्या करोगे? तब 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जो भी दोनों में से लोअर होगा वही क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। बताओ, हो गया याद? बस कुछ था इसमें? आ जाओ अब पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ। अब पॉइंट नंबर 2 लिखवाता हूँ तुम्हें। इसका जो पॉइंट नंबर 2 था वो था क्या? वो था कंसेशनल रेंट फ्री अकोमोडेशन। यही था, यही था कंसेशनल रेंट फ्री अकोमोडेशन, है ना। तो देखना जरा, कंसेशनल रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या होता है। लिख लो, हेडिंग डाल लो मेरे साथ साथ ही, फटाफट मेरे साथ साथ ही नोट कर लेना। कंसेशनल रेंट फ्री अकोमोडेशन। कंसेशनल माने क्या होता है? कंसेशनल माने होता है कुछ कम पर, कुछ कम पर। यानी कि मालिक ने पता क्या किया होगा? मालिक ने कहा होगा यार तू मेरे बंगले में रह ले, लेकिन बेटा इतने रुपए तुझे देने पड़ेंगे, तो इतने रुपए जरूर देगा, है ना। तो इसकी वैल्यूएशन कैसे आती है? इसकी वैल्यूएशन कैसे आती है? इसकी वैल्यूएशन आएगी, तुम पहले वैल्यूएशन करो, वैल्यूएशन एज रेंट फ्री अकोमोडेशन।
पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन, जो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट किया है, कह रहा भैया पहले तू रेंट फ्री अकोमोडेशन की कैलकुलेशन कर, उसके बाद में अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, जितनी अमाउंट एम्प्लॉय ने दे दी, या इस बात को मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूँ कि रेंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर, जितना मालिक ने रेंट चार्ज कर दिया या जितना उसने पे कर दिया, है ना, जो बचा वो टैक्सेबल, समझ में नहीं आता की बात? था कुछ इसके अंदर? कुछ भी नहीं था इसके अंदर भी। आ जाओ अब पॉइंट नंबर आओ तीसरे में। पॉइंट नंबर तीसरे में यहाँ पर है, मैंने लिखवाया था तुम्हें, एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन पेड बाय एम्प्लॉयर। यदि एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन मैंने क्या बताया था? उसकी लायबिलिटी। मैंने बताया था उसका बच्चा किडनैप हो गया, फिर उसने कहा तो ये कोई बात नहीं, तुम्हारा बच्चा हमारा बच्चा, है ना, और पेमेंट उसने कर दिया। यदि पेमेंट उसने कर दिया तो इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? देखो, अरे वैल्यूएशन सीख लो इसकी कि वैल्यूएशन कैसे होगी इसकी। कोई सा भी यदि फ़ायदा है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे निकालोगे? यदि कोई मैंने फ़ायदा तुम्हें नहीं भी लिखवाया और वो एग्ज़ाम में एकदम से उसने तुम्हें पकड़ लिया तो उसकी भी कैलकुलेशन कैसे कर पाओगे? वो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, वो कॉन्सेप्ट सीखो तुम। कैलकुलेशन लिखना पिखना तो होता ही रहेगा। आ जाओ, तो इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी देखना ज़रा। यहाँ पर होगी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, है ना, और अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, और दूसरी, या पहले ये वाला पॉइंट लिख लो, पहले ये वाला पॉइंट लिख लो, दूसरे में लिखवाते वाला पॉइंट में यहाँ लिख लो एक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय का जो एक्चुअल ऑब्लिगेशन है, और अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय से मांगे बच्चे की कनपटी पे बंदूक रखे, उसने कितने 10 लाख रुपए सपोज, है ना, किडनैप हो गया ना उसका बच्चा, मैं ये तो एग्जांपल बताया था। तो यदि उसकी कनपटी पे बंदूक रख के उसने कितने मांगे 10 लाख, ले वो गया एम्प्लॉयर के पास, उन्होंने जी हमारा बच्चा किडनैप हो गया और ऐसे ऐसे 10 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे फिलहाल अभी दे दो तुम। ऐसे तो बोलता है इंसान घबरा के एकदम से। तो उसने क्या कहा, भाई ये रहे 7 लाख रुपए, अभी पार्टी से आए लेके चला जा। उनके 3 लाख, उनको वो तो नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। तो इसी वजह से इनकम टैक्स वालों ने कहा कि भैया ऐसे कैलकुलेशन करो इसकी, एक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर, सपोज करो ये तो था इसका 10 लाख, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर ये दे दिया इसने 7 लाख, तो जो भी दोनों में से क्या होगा, लोअर ऑफ इज टैक्सेबल, लोअर ऑफ टैक्सेबल, तो जो भी दोनों में से कम होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। पर टैक्सेबल इस पे कैसे लगा सकते हैं, ये तो मालिक से मिला ही नहीं, इस पर टैक्स कैसे लगा सकते हैं? टैक्स तो इस पे लगाएंगे ना, समझ में आ गई बात, टैक्स तो इस पे लगाएंगे। अब देखो एक और बताता हूँ, एक्चुअल ऑब्लिगेशन तो है, सपोज करो 1 लाख, कितना 1 लाख। अब एम्प्लॉय बहुत जैसे बोलते हैं ना बेकार टाइप का, एकदम खराब इंसान वो है, मालिक से उसने कहा कि क्या नाम है, मेरा बच्चा किडनैप हो गया, उन्होंने 10 लाख रुपए मांगे हैं। मांगे कितने, और गोली कितने की बना रहा है, 9 लाख की अपनी बना रहा है। देखो कितना खमीना इंसान है 9 लाख की अपनी बना रहा है।
तो यहाँ पर टैक्स वालों ने पहले ही सोच लिया कि कितना एग्जेम्प्ट करना है, तो कितना टैक्सेबल करना है। तो एक्चुअल जो ऑब्लिगेशन है वो कितना है तुम्हारा, इतना। एक्चुअल ऑब्लिगेशन है तुम्हारा 1 लाख रुपए का। देखना ज़रा, एक्चुअल ऑब्लिगेशन तो तुम्हारा है 1 लाख रुपए का, और अमाउंट पेड बाय कितना है एम्प्लॉयर कितना है 7 लाख रुपए। तो इन दोनों में से फिर भी जो लोअर होगा उसी पर ही टैक्स लगेगा, जो लोअर होगा उसी पर ही टैक्स लगेगा, ठीक है ना। फिलहाल बस तुम खैर एग्जाम्पल वगैरह मत रखो दिमाग में, कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है कभी कभी। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि एक्चुअल ऑब्लिगेशन और अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर जो भी दोनों में से लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो क्या कहा मैंने कि जो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इन दोनों में से जो भी लोअर क्या होगा वही क्या हो जाएगा तुम्हारा टैक्सेबल, क्योंकि यहाँ पर हम टैक्सेबल पोर्शन निकालते हैं हमेशा। तो 4th पॉइंट पे मैंने क्या लिखवाया था, ये हो गया तुम्हारा नोट, चलो कर लो नोट। 4th वाला पॉइंट लिखवाता हूँ मैं तुम्हें इतना। 4th वाले पॉइंट पे मैंने लिखवाया था तुम लोगों को एम्प्लॉय LIC और एन्युटी प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। पेड बाय एम्प्लॉयर, देखो यहाँ पर जो एम्प्लॉय की LIC की वैल्यू थी या उसका प्रीमियम था वो किसने पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉय को फायदा मिला नहीं मिला। सपोज करो मैं एम्प्लॉय हूँ उसके यहाँ पर और मेरी 10,000 रुपये LIC जानी थी साल की, और वो मालिक ने पे कर दी, तो 10,000 मुझे तो पे करने नहीं पड़े, मुझे फ़ायदा हो गया ना, तो उस पर टैक्स नहीं देगा, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन कैसे होगी इसकी, वैल्यूएशन होगी कि देखो अब मैं तुम्हें इसके बिल्कुल सारे के सारे समाधान बता रहा हूँ कि समाधान क्या है इसका, कितना फ़ायदा मालिक से मिला और कितना मैंने पे कर दिया, जो बचा उस पर टैक्स जाएगा। नहीं पकड़ पाए मेरी बात को, जितना फ़ायदा मालिक से मिला, मालिक से मिले 5 लाख, मैंने मालिक को वापस कर दिए 2 लाख, बचा कितना, तो 3 लाख पे टैक्स दूंगा मैं। परक्विजिट मतलब जितना फ़ायदा मिला उतना टैक्स, जितना फ़ायदा मिला उतना टैक्स। कुछ पॉइंट तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, जैसे रेंट फ्री या कॉम्बिनेशन। कंसेशनल वाले में वो ये देखो मैंने बताया कितना फ़ायदा मिला, कितना उसने पे कर दिया, जो बचा वो टैक्सेबल, पक्का। फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिखवाया तुम्हें यहाँ पर, ये 3rd वाला पॉइंट एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन का, ये तुम्हें याद रखना पड़ सकता है क्योंकि इन दोनों में लोअर की बात हो रही है। कुछ पॉइंट याद रखने पड़ सकते हैं, बाकी किसी पॉइंट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, कितना फ़ायदा मिला, कितना उसने पे कर दिया, जो बचा वो टैक्सेबल, ऐसे याद रखोगे। जो पॉइंट याद रखने वाले केवल वो याद रखोगे, अदरवाइज यही पॉइंट याद रखोगे जो मैंने बताया तुम्हें। यहाँ पर भी यही है, तो यहाँ पर है तुम्हारी LIC और प्रीमियम, LIC या प्रीमियम वगैरह है ना, पेड बाय एम्प्लॉयर, जितना उसने एम्प्लॉयर ने पे कर दिया वो, और लेस इसमें से कर देंगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय। अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय, जितना मालिक ने पे कर दिया, जितना उसे रिसीव कर लिया, जो बचा वो सारा का सारा टैक्सेबल। क्या बताओ मेरी यहाँ तक की बात समझ में आती है तुम्हें? यदि यहाँ तक की बात समझ में आती है तो फिर मैं आगे चलूँ। जनरल परक्विजिट के 2 पॉइंट और रह गए। अभी देखो तुम्हें मैंने इतने सारे पॉइंट लिखवाए, लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ा होगा, वो भी पहले वाले पर। 4 पॉइंटों में एक ही पॉइंट पे फोकस कराया बस तुम्हारा केवल। तो शुरू के पॉइंट हो गए ना वाले तुम्हारे नोट,
यदि शुरू के पॉइंट हो गए तो मैं इन्हें रफ कर देता हूँ। अमित हो गया था तीसरा, नहीं हुआ था? चलो कोई बात नहीं, कर लेना, तीसरा कर लेना, तीसरे के लिए जगह छोड़ दो, ये वाला कर लो, चौथा कर लो। देखो भाई पॉइंट नंबर 5वां, पॉइंट नंबर 5वें में मैंने क्या बताया था तुम्हें? 5वें के अंदर मैंने बताया था तुम्हें स्वीट इक्विटी शेयर बताया था। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के अंदर शेयर, डिबेंचर वगैरह वगैरह कुछ भी आ सकता है, एनी सिक्योरिटी इंक्लूड हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और स्वीट इक्विटी शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर है ना, allotted or transfer by employer to किसको? बोल दो किसको? एम्प्लॉय को। किसको? एम्प्लॉय को। शेयर हैं तुम्हारे, डिबेंचर हैं, कोई सी भी सिक्योरिटी है, वो ट्रांसफ़र करी है, उसे ही बोलते हैं स्वीट इक्विटी शेयर। ध्यान रखना, जो पैसा कुछ कम पे मिल जाए, स्वीट इक्विटी शेयर है ना। और ये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिए, तो इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? जितना रुपए के शेयर थे और जितना उससे चार्ज कर लिया वो माइनस कर देंगे, जो बचा वो सारा टैक्सेबल, यही तो है। तो पर शेयर की वैल्यू जो है वो, यानी कि जो सिक्योरिटी की वैल्यू तुम्हारी है वो देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है ना, लेस अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय। तो मुझे एक बात बताओ, देखो बिल्कुल सच बताना एक बात मुझे, कि चौथे पॉइंट में और 5वें पॉइंट के कैलकुलेशन में कोई फ़र्क है क्या? जितना मालिक ने खर्च करा, जितना उससे चार्ज कर लिया, ये भी तो वही है कि कितने रुपए के शेयर है, कितने उससे ले लिए, जो बचा वो सारा का सारा टैक्सेबल। बताओ, कुछ याद रखना पड़ेगा क्या? कुछ याद रखना पड़ेगा? जो भी मैं लिखवा रहा हूँ तो मैं याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। इसे कुछ भी नहीं याद रखना पड़ेगा, मैंने छोड़ा ही नहीं याद रखने के लिए तुम्हारे कुछ। फिर इसके बाद में मैं 6 पॉइंट मैंने लिखवाया था सुपर एन्युएशन फंड का। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन सुपर एन्युएशन फंड। सुपर एन्युएशन फंड, बताओ भाई, कंट्रीब्यूशन बाय सुपर एन्युएशन फंड। और अब तुम मुझे बताओगे कि मैंने इसमें अमाउंट तुम्हें कितने रुपए तक की बताई थी? बताओ, सुपर एन्युएशन फंड में तुम्हारे में लिखा हुआ नहीं है, तो लिखा किसने है? 1.5 लाख बताई थी। तो इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? वैल्यूएशन कैसे होगी? सुपर एन्युएशन फंड में यदि 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा डाला है तब वो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर है अमाउंट कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, अमाउंट कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एक्सेस ऑफ रुपीज़ 1,50,000। यदि 1,50,000 से क्या है ज़्यादा, तो वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल से सुनो, जैसे मालिक ने लगा दिए 2 लाख रुपए इसके सुपर एन्युएशन में, और 1.5 लाख रुपए तक है एग्जेम्प्ट, तो बचे कितने? 50,000 क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। दूसरा एग्जाम्पल बदल देता हूँ, मालिक ने इसके सुपर एन्युएशन में खर्च करे 1 लाख,
एग्जाम्ड कितने हैं? 1.5 लाख से ऊपर के, 1.5 लाख से ऊपर के, तो 1.5 लाख से नीचे के इस पर कोई टैक्स लगने का ही नहीं है, इस पर कोई टैक्स लगने का ही नहीं है भाई, ठीक है ना। इस पर क्या है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगने का। क्लियर? अब देखो जरा, अब देखो भाई, अब समझो तो मेरी बात को जरा ध्यान से, क्या कह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर तुम्हें यदि कोई सा भी बेनिफिट निकालना पड़ रहा है, अब इसके अदर बेनिफिट पॉइंट नंबर 7 बार वो मैं लिखवाऊंगा तुम्हें कल। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक से एक खतरनाक पॉइंट है और एक से एक कैलकुलेशन है उसके अंदर जो तुम्हारी क्वेश्चन के अंदर आएगी, ठीक है ना। तो कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी। पॉइंट नंबर 7 जो तुम्हारा अदर बेनिफिट है, अदर बेनिफिट, इसमें तुम्हारे 1 से लेके 10 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? इसके ये अंदर 10 पॉइंट है, ठीक है ना। तो इन 10 पॉइंटों को तुम्हें ढंग से समझना होगा, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए तो देखो इतना ही बहुत है। 6 वाला एग्जाम और बताओ, देखो आओ भाई, कह रहा है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन ए सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन फंड भी जस्ट लाइक प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड भी जस्ट प्रोविडेंट फंड की तरह ही होता है बिल्कुल। तो इसके वैल्यूएशन करने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, जितना मालिक ने लगाया है वो यदि 1,50,000 रुपये से ज़्यादा है, 1,50,000 रुपये से ज़्यादा है तभी वो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, मालिक ने पैसा कितना लगाया, यदि वो 1.5 लाख से ज़्यादा है तो टैक्सेबल, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं है। ये बात तो समझ में आती है। तो यदि मान लो उसने 5 लाख रुपए लगाए तो कितना टैक्सेबल होगा? 3.5 लाख। 1.5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है। मैंने बताया ना 1.5 लाख से ज़्यादा पर टैक्सेबल है। टैक्सेबल पोर्शन तो मैंने ऊपर ही लिखवा दिया कि हम टैक्सेबल निकलवा रहे हैं, है ना। तो अब जैसे देखो, इसका एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ तुम्हें, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। इसमें बोला फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। सपोज करो सिक्योरिटी की वैल्यू जो है तुम्हारी 50,000 रुपये हो गई, और मैं मालिक हूँ, मैंने कहा भाई एक काम कर, 50,000 रुपये की सिक्योरिटी तुझे दे रहा हूँ, तू मुझे एक काम कर बस 20,000 रुपये दे दे। तो वो तो हंसते हंसते दे देगा, और 30,000 रुपये उसके पार्ट पे क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। 30,000 रुपये उसके पार्ट पे क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। आती है बात समझ में यहाँ तक? अब इसे तुम नोट कर लो, बस आज के लिए तो इतना ही बहुत है।